वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मेजर गौरव आर्या जी की एक और वीडियो पे। तो देखते हैं आज क्या होता है। और वीडियो का टाइटल, एक मिनट, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान बैग्स मनी फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स, बैंकर रोथचाइल्ड। ओके। तो जैसे आपको पता ही है कि पाकिस्तान की हालत कुछ ठीक नहीं है, और इसके लिए हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं मेजर गौरव आर्या जी, उनकी वीडियो पे मैं रिएक्शन करने वाला हूँ। और आपको इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। 3, 2, 1 गो। कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो। तुमने मजहब बेच दिया अपना। कुछ तो शर्म कर लो पाकिस्तानियों। और मेरे जितने भी पाकिस्तान भाई बहन हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बात, कहां गई वो बातें यहूद और नसारा की साजिश? यहूदियों के साथ ये बाबर आजम को वो कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं उसके ऊपर कि भाई कितना मुश्किल है आखिर। मुझे देखो, मैं तो प्रोफेसर हूं। फिक्र है यूक्रेन की, जर्मनी को इतनी फिक्र है, फ्रांस को इतनी फिक्र है, तो यूक्रेन में अपने ट्रूप्स भेजिए ना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, एक तो यू टर्न होता है, एक यू टर्न का बाप होता है और एक होता है यू टर्न के परदादा, परदादा का भी परदादा। पाकिस्तान ने वो यू टर्न ले लिया। आज तक क्या हो गया? जो पाकिस्तान यहूदियों को उल्टा सीधा बोल रहा था, यानी कि जूस को उल्टा सीधा बोल रहा था, एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर एंटी सेमिटिज्म इज वेरी कॉमन। सड़क पे जाइए, दे स्पीक बैडली अबाउट एवरीबडी, बट स्पेशली अबाउट ज्यूज। क्यों? मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। बहुत कम ऐसे पाकिस्तानी हैं, बहुत कम, मतलब मैं कह रहा हूं लाखों करोड़ों में कोई एक होगा बंदा जो मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने यह बोलेगा कि हां, यहूदियों के साथ भी हमारी दोस्ती होनी चाहिए। ये इजराइल से क्यों नफरत करते हैं, मैं आपको बता दूं, फिर मैं खबर पे आऊंगा। आपको एक परिपेक्ष, एक कॉन्टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको एक पता होना चाहिए कि हो क्यों रहा है, ये पीछे ड्रामा क्या चल रहा है। पाकिस्तानी इजराइल से नफरत इसलिए नहीं करते क्योंकि फिलिस्तीन का मामला है ना। ये कहते हैं पाकिस्तानी, जो ये झूठ बोलते हैं, राइट, कि हम इजराइल को इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तानियों के पासपोर्ट पे लिखा रहता है कि ये हर एक मुल्क के लिए वैलिड है, सिर्फ इजराइल के लिए वैलिड नहीं है, राइट। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। हर एक पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये लिखा है कि आप इस पासपोर्ट से इजराइल नहीं जा सकते। ये इजराइल का वजूद मानते ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का ना, जिसको कहते हैं कॉल ऑफ फेल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कथनी और करनी, इसमें फर्क है। मुंह से क्या बोलते हैं, साहब हम इजराइल को इसलिए कबूल नहीं करते, इजराइल को हम इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि फिलिस्तीन का मामला है। यानी कि हजारों किलोमीटर दूर इजराइल ने, जो पाकिस्तानी कहते हैं कि जी फिलिस्तीन का टेरिटरी का मामला है और एक आर्ग्यूमेंट है, एक उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं XYZ, इसलिए हम उनको नहीं मानते। तो फिर भाई पाकिस्तानियों, यही चीज तो तुम भारत के लिए भी कहते हो कि भारत कश्मीर में जुल्म करता है कश्मीरियों के ऊपर, राइट? सही है गलत है? कहते हो ना। इजराइल के साथ आपने कितनी जंगें लड़ी पाकिस्तानियों, ये बताओ, कितनी जंगें लड़ी इजराइल एक के भी साथ? नहीं। अरे तुम तो गए भी नहीं हो वहां पे। भारत के साथ 4 जंगें लड़ी, 1947, 1965, 1971 और 1999 कारगिल। ठीक है। इसके अलावा कश्मीर में टेररिज्म, पंजाब में टेररिज्म, 26/11, पार्लियामेंट अटैक, अक्षरधाम टेंपल अटैक, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट दाऊद इब्राहिम कास्कर, और ऐसी अनेकों चीजें। यानी कि भारत के साथ इतना कुछ हुआ। और कश्मीर में तो एक्चुअली वो जो लड़ाई है वो है क्या, वो दैट इंटायर फाइट इज अबाउट कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और पाकिस्तानी क्या कहते हैं, मकबूजा कश्मीर कहते हैं कि ऑक्यूपाइड कश्मीर, इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऐसा पाकिस्तानी बोलते हैं जो हमारा कश्मीर है। तो भाई आपका और हमारा मान लीजिए कि जमीन का ही झगड़ा है, लेकिन आपका इजराइल के साथ तो कोई भी झगड़ा नहीं है। कोई है झगड़ा पाकिस्तानियों इजराइल के साथ? आप तो कभी गए नहीं, जहां पे जिनसे बात नहीं करी उनसे झगड़ा कैसा? अब दोस्तों, आप समझ गए बैकग्राउंड पूरा। यानी कि भारत के साथ पार्टीशन भी हुआ, भारत का हिस्सा था, भारत का इतनी जंगें लड़ी, सब कुछ था,
लेकिन भारत के साथ इनके डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट हैं। भारत के साथ डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट हैं। भारत से लोग आते हैं जाते हैं, पाकिस्तान से वो वीजा जब ठीक हो जाता है तो आते जाते हैं, सब कुछ है। इजराइल के साथ जीरो, कभी कोई सीक्रेटली चला गया तो चला गया, जीरो। लेकिन इजराइल को नहीं मानते। यह मामला धार्मिक है, इसका मजहब से ताल्लुक है, इसका फिलिस्तीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और यही पाकिस्तानियों को बताया गया है डे वन पे कि यहूदियों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, यहूद और नसारा की साजिश है, राइट। ये उनको डे वन से बनाया गया है। यहूद हनूद, यहूद नसारा, इस पे सारे पाकिस्तानी घोड़े पे चढ़े रहते हैं। अब मैं ये पूरा बैकग्राउंड आपको क्यों दे रहा हूं भाई? व्हाट इज योर इंटरेस्ट? आप कहेंगे साहब ये हमें मेजर साहब क्यों स्टोरी सुना रहे हो? मेजर साहब इसलिए स्टोरी सुना रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्लोबल पावर हाउस है जिसका नाम है द रॉथस्चाइल्ड कंपनी। ओके, अब हम मुद्दे पे आते हैं, मेन मुद्दे पे। द रॉथस्चाइल्ड कंपनी, रॉथस्चाइल्ड कंपनी जो है वो यहूदियों की कंपनी है। और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, उनके टॉप 2-3 अफसर पाकिस्तान के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिल रहे हैं इस्लामाबाद में। क्या बात है। ठीक है, वो मुल्क जहां पे, अच्छा, रॉथस्चाइल्ड का इजराइल के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं। दे आर नॉट इजराइलीज, बट इजराइल इज द ओनली जूइश स्टेट। और यहां पे जो नफरत है वो इजराइल के लिए इतनी नहीं है पाकिस्तान में, वो यहूदियों के लिए है। इट इज स्पेसिफिकली फॉर जूज, इट इज जू हेट्रेड इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि रॉथस्चाइल्ड पाकिस्तान में है, पाकिस्तान उनके सामने घुटने टेक रहा है। और वही यहूदी जिनको पाकिस्तान हिट करता था, आज उनके सामने दामन फैला रहा है कि कुछ दे दे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे। आप समझ रहे हैं स्टोरी? जिनके खिलाफ आप जहर उगलते थे, उनसे आप भीख मांग रहे हो। तो क्या कैरेक्टर बना आपका? भीख मांगे। बताइए क्या कैरेक्टर बना। और ये देखिए, ये कल डिबेट भी हुई थी, तो कल पाकिस्तानी डिनाई कर रहे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा थोड़ा है कि हमने कुछ पैसे ले लिए, कोई रॉथस्चाइल्ड वाला कोई मामला नहीं है। ये पाकिस्तान का देखिए एक ऑफिशियल पाकिस्तान का ये एक स्टेटमेंट है, प्रेस रिलीज है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। और यहां पे क्लियरली कहता है कि रॉथस्चाइल्ड वाले आए हैं और इशाक डर जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे मिल रहे हैं। पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं एक बात, मेरे जितने भी पाकिस्तान भाई बहन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बात, कहां गई वो बातें यहूद और नसारा की साजिश? यहूदियों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, यहूद फलाना, यहूद ढिमका, कहां गया? बेच दिया। तहरीक लबैक पाकिस्तान को छोड़ दिया इनके पीछे। फ्रांस वालों ने हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ बात करी है, हम उनसे बात नहीं करेंगे। तुमने, वो पहले बोल रहे थे कि इनको निकालो यहां से, फ्रांस के एम्बेसडर को, तुमने फ्रांस से पैसे ले लिए $310 मिलियन। यार कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो। तुमने मजहब बेच दिया अपना, कुछ तो शर्म कर लो पाकिस्तानियों। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान, जो अपने बड़े छाती ठोक के कहते हैं कि हम इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने बच्चों की जानें कुर्बान कर देंगे। मैं लब्बैक वालों से पूछ रहा हूं, तुम कहां गए? कौन से बिल में छुप गए? तुम्हें नहीं पता? यहूदियों के खिलाफ जहर उगलते हो, यू स्प्यू पॉइजन अगेंस्ट द जूज, एंड टुडे यू आर द पीपल हु आर बेगिंग इन फ्रंट ऑफ जूज। व्हाई? लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज यू नो that the Jews are winners. They've reached that place through hard work, through technology, through focus, through industry, through science and technology, through research. That is why you want to now befriend the Jews after abusing the Jews for so many years. Today, when you're in a problem, you're looking at Rothschild. Have the courage to say, we will not take money from Jews. Have the courage, if you have the moral courage, say it, but you will not say it. You have taught hatred to your children. And today, when you have nothing to eat, you are going begging to Jews. मैं तो इजराइल का बहुत बड़ा दोस्त हूं. I'm a friend of Israel. I'm a friend of the Jews. But I just want to call out Pakistani hypocrisy. I want to call out Pakistani hypocrisy. India stands with Israel. And I, Major Gauravari, I stand with Jews all over the world. It does not matter if you're from Israel, you're from America, you're from Africa, you're from India, or any other country. I stand with Jews, always and every time, under any condition. I'm a friend of Israel. But I just want to ask Pakistanis, what happened to your foreign policy? What happened to Yahud और नसारा की साजिश? क्या हुआ भाई? टाइम फिस, पैसा देखा मुंह में पानी आ गया। अच्छा दोस्तों, एक और चीज है, एक शोएब अख्तर का बयान आया है। मैं वैसे क्रिकेट में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट
जब हम क्रिकेट खेलते थे तो मतलब वही गली मोहल्ले की यार टेनिस बॉल वाली क्रिकेट, हमने कौन सा तीर मारा क्रिकेट में। अच्छा। लेकिन हमारे टाइम पे तो इमरान खान और ये सब बॉलर हुआ करते थे। मैं पाकिस्तानी बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, फिर शोएब अख्तर बाद में है। तो शोएब अख्तर का एक कमेंट है बाबर आजम के लिए, और ये बड़ा फनी कमेंट है। शोएब अख्तर का ये कमेंट है कि बाबर आजम को, कि बेसिकली शोएब अख्तर बार बार ये बात बोलते हैं कि हमारे प्लेयर्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। कभी शोएब अख्तर ने ये नहीं बोला कि हमारे प्लेयर्स को क्रिकेट खेलने नहीं आती, वो कह रहे हैं हमारे प्लेयर्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं नहीं मानता कि इंग्लिश बोलना जरूरी है, ठीक है, इट्स अ लैंग्वेज। चाइनीज नहीं बोलते इंग्लिश, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बोलते, जर्मन्स नहीं बोलते इंग्लिश, रशियंस नहीं बोलते इंग्लिश, जापानीज नहीं बोलते इंग्लिश, पोर्चुगीज नहीं बोलते, स्पेनिश नहीं बोलते, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूं, नहीं बोलते वो लोग। स्विस नहीं बोलते, इटालियंस नहीं बोलते, नहीं बोलते, नहीं बोलते, ठीक है। तो इंग्लिश को इतना हुआ क्यों बनाते हैं? और मेरी पाकिस्तानियों से एक शिकायत है, ठीक है, ये प्रॉब्लम इंडिया में भी है, ठीक है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये भारत में भी प्रॉब्लम है। अरे यार उसको इंग्लिश नहीं आती बोले, तो क्या हुआ अगर उसको इंग्लिश नहीं आती बोलने का? बिग डील। तो शोएब अख्तर को ये नहीं कहना चाहिए बाबर आजम को कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती बोलने। शोएब अख्तर को बाबर आजम को यह बोलना चाहिए कि बेटा तुम्हें उर्दू नहीं आती बोलने। क्यों? जो तुम्हारी नेशनल लैंग्वेज है तुम वो ठीक से नहीं बोल पाते। क्यों? देखिए, मैं आपको बताता हूं उर्दू के बारे में जो आप लोगों को नहीं पता है। समथिंग अबाउट उर्दू आई टेल यू। उर्दू इज ऑल्सो अबाउट डिक्शन, इट इज अबाउट प्रोनाउंसिएशन। एक उसका फील है, एक उसका फ्लो है। पाकिस्तानी जब उर्दू बोलते हैं ना, लगता है झूठ बोल रहे हैं। तो शोएब अख्तर साहब, आपको यह नहीं बोलना चाहिए कि बाबर आजम तुम्हें इंग्लिश नहीं आती बोलनी, तुम मीडिया के सामने इंग्लिश नहीं बोल पाते। बाबर आजम ठीक से उर्दू नहीं बोल पाता, आप खुद ठीक से उर्दू नहीं बोल पाते। स्पेशली इन पाकिस्तानी पंजाब, यू हैव मर्डर्ड उर्दू, आपने कत्ल कर दिया उस लैंग्वेज का। पंजाबी बोलते हैं। हम ऐसा कर रहे हैं, हम घर गए थे। आपके टीवी एंकर्स देखिए कितनी बदसूरत उर्दू बोलते हैं, इट इज अनरिकॉग्नाइजेबल। वो पंजाबी हैं। आप जब उर्दू बोलते हैं ना, तो लखनऊ में लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है कि यार क्या बकवास चल रही है। सो प्लीज डोंट से कि बाबर आजम को इंग्लिश नहीं आती बोलनी। बाबर आजम को यह बोलिए कि बेटा पहले तो उर्दू सीख, अंग्रेजी बाद में सीखना, वो तो फॉरेनर्स की जबान है, पर आपकी तो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू। आपकी नेशनल लैंग्वेज। आप देखिए पाकिस्तान में कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। आफ्टर ऑल फैज अहमद फैज एंड हबीब जालिब एंड ऑल दीज पीपल, हफीज जलंधरी, ये तो पाकिस्तान के थे ना, द पाकिस्तानी सिटीजन्स, एंड दे स्पोक फैंटास्टिक उर्दू यार। बट ये तो माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी को देखिए। और ये ऊपर से कह रहे हैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती बोलने। अरे पहले अपनी जो जबान है अपने मुल्क की वो तो सीख लो ठीक से। उर्दू आती नहीं बोलनी, अंग्रेजी के पीछे लगे हुए हैं। एनीवे, ये हाँ, शोएब अख्तर कह रहे हैं कितना मुश्किल है इंग्लिश सीखना। ये बाबर आजम को वो कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं उसके ऊपर कि भाई कितना मुश्किल है आपके। मुझे देखो, मैं तो प्रोफेसर हूं इंग्लिश का, मैं तो बचपन से इंग्लिश बोल रहा हूं। अरे ये कौन सी बात होती है यार, अंग्रेजी कौन सी, इट्स नॉट अ बिग डील। जो जिस माहौल में रहता है वो सीख जाता है। बाबर आजम को माहौल नहीं मिला, बट हाँ, बाबर आजम को उर्दू का माहौल तो मिला था। और शोएब भाई, आपको भी उर्दू का माहौल मिला था। आप खुद नहीं बोल पाते उर्दू ठीक, मैंने आपको देखा है बोलते हुए। क्लास लग गई उसकी भी। आप पहले अपनी जबान ठीक से बोल लीजिए, अदरवाइज स्टिक टू पंजाबी और पश्तो और सिंधी, वॉट एवर इज योर मदर टंग। उर्दू का कत्ल ना करें आप लोग ना, पाकिस्तानी। अच्छा जी, एक बड़ी अच्छी खबर है जो मैं आपको फिर वापस इंटरनेशनल अफेयर्स में जाऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि अमित शाह जी, जो होम मिनिस्टर इंडिया के, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि 3 से 4 साल के अंदर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नागालैंड से खत्म हो जाएगा। आई वेलकम दिस न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट खत्म हो जाएगा। और वहां पे दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स नॉर्मलसी। एंड मुझे ऐसा लगता है इस पूरी चीज के अंदर असम राइफल्स जो है फोर्स, इसमें देखिए आर्मी ने भी काम करा है, इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम करा है। सबसे पहला जो हमें जिसको कहना चाहिए, श्रेय देना चाहिए, जो हमें क्रेडिट देना चाहिए, वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, नागालैंड के लोगों को, द पीपल ऑफ नागालैंड। आई थिंक दे मस्ट बी सल्यूटेड फर्स्ट, द पीपल ऑफ नागालैंड, राइट। और इसके अंदर और भी प्लेयर्स हैं, इंडियन आर्मी है इसके अंदर, राइट। और इसके अंदर असम राइफल्स का बहुत जबरदस्त काम है। मैं तो आप लोगों से बोलूंगा कि गो टू द इंटरनेट एंड रीड अबाउट असम राइफल्स, जबरदस्त फोर्स है।
जबरदस्त, मजा आ जाएगा, आप पढ़ेंगे ना उसकी क्या हिस्ट्री है और क्या क्या काम करें असम राइफल्स ने। असम रेजिमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, वो अपने आप में एक जबरदस्त रेजिमेंट है। असम राइफल्स है वो अलग है, इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स। इट इज ऑफिसर्ड बाय, आई मीन इन द सेंस दैट द ऑफिसर्स आर ऑन डेपुटेशन फ्रॉम द इंडियन आर्मी। वो भारतीय सेना से ऑफिसर जाते हैं वहां पे। इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स और होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है वो फोर्स। मैं असम राइफल्स की, रेजिमेंट से कंफ्यूज मत करिएगा, असम राइफल्स। उसने बहुत बड़ा किरदार निभाया। तो अगर आफ्सपा हट जाता है, आई थिंक इट्स अ वेलकम स्टेप। एंड आई थिंक ये जितने भी फोर्सेस हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, खासतौर से लोग नागालैंड के, उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, 3-4 साल के लिए हट जाएगा। और ये एक और खबर आई थी कि दे आर रिमूविंग राष्ट्र राइफल्स फ्रॉम कश्मीर वैली। तो और आर्मी को भी वहां से हटा रहे हैं। क्या प्लान है सरकार का ये मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे ही मैं रिसर्च करूंगा, पता लगेगा, मैं जरूर आपके पास दोबारा आऊंगा और आपको बताऊंगा इसके बारे में कि कश्मीर में क्या हो सकता है, इससे हटने से क्या चीजें हो सकती हैं, इसके प्लसेस और माइनसेस क्या हो सकते हैं, राइट। अब रूस पे आ जाते हैं दोस्तों। व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर वार्निंग यूक्रेन पे दे दी है। द एलिट्स ऑफ द वेस्ट डू नॉट हाइड देयर पर्पस, बट दे कैन नॉट फेल टू रियलाइज दैट इट इज इंपॉसिबल टू डिफीट रशिया ऑन द बैटलफील्ड। तो ये भाई इन्होंने एक व्लादिमीर पुतिन ने एक बोल दी बात और बोला था कि न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है, जिसमें यह था कि दोनों एक दूसरे का न्यूक्लियर वेपन स्टॉकपाइल चेक कर सकते हैं। उन्होंने इससे विड्रॉल कर लिया। एलिजिंग दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वाज टर्निंग द वॉर इनटू अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, पुतिन सेड दैट रशिया वाज suspending participation in the EU START treaty, its last major arms control treaty with Washington. Signed by then US President Barack Obama and his Russian counterpart Dmitry Medvedev in 2010, the treaty caps the number of strategic nuclear warheads that the countries can deploy. कितने nuclear warheads आप deploy कर सकते हैं। Also, I think checking भी था, मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि checking भी था इसके बारे में कि आप check कर सकते हैं, लेकिन रशिया ने यूनिलैटरली विड्रॉ कर दिया और रशिया ने बोला है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप हमें जंग की तरफ धक्का दे रहे हैं और ज्यादा। किस तरीके से? ऐसे। तो रशिया ने बोल दिया अमेरिका को कि आप और वेस्ट, यानी कि पश्चिम के जितने भी देश हैं, ये मामला यूक्रेन और रशिया का था। अब आप सब लोग मिल गए, तो आपने क्या कर दिया कि जो कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप था ना, उसको वाइडन कर दिया। आप इसको एक वर्ल्ड वॉर बनाना चाहते हैं, आप सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक इसको नहीं करना चाहते। इसीलिए भारत न्यूट्रल रहा है इसमें, क्योंकि भारत को पहले पता लग गया था, मोदी सरकार को पता लग गया था कि बॉस ये जो फ्लाइट है ना, ये कौन सा डायरेक्शन में जा रही है। अब उसमें जर्मनी कूद गया, इसमें फ्रांस कूद गया, इसमें फलाना कूद गया, ढिमका कूद गया, सब जा रहे हैं वहां पे, सब बोल रहे हैं लड़ो लड़ो। खुद बंदे नहीं भेज रहा कोई। आप समझ रहे हैं? मैं फिर ये नहीं कह रहा कि रशिया ने ठीक करा यूक्रेन के अंदर घुस के। आई एम नॉट जस्टिफाइंग द रशियन अटैक ऑन यूक्रेन, दैट इज देयर इंटरनल मैटर। आई एम नोबडी टू कमेंट। मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यूक्रेनियंस के पास जमीन पर लड़ने वाला, इन्होंने अपने स्पेशल फोर्सेस एडवाइजर्स भेजे हैं, इतना तो मुझे पता है। They have sent Delta Force, they have sent Green Berets, they have sent Navy SEALs, SAS भेजी है वहां से, और दुनिया भर के लोग भेजे हैं जो सिविल ड्रेस में इनके साथ मिले हुए हैं। That is all right, that is one part of it. But मर कौन रहे हैं? यूक्रेनियंस मर रहे हैं। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि जंग कैसे रोकनी है, लड़ाई कैसे रोकनी है, इसके बारे में बहुत कम। उसमें से भारत एक है जो कह रहा है कि जंग रोको सबसे पहले। यार ये सब फालतू की बातें बाद में होंगी, सबसे पहले हथियार नीचे डालो, टेबल पे आओ, आराम से गहरी सांस लो, बात करो, बातचीत से मसला सॉल्व करो। ये लोग क्या कह रहे हैं कि they are not talking about peace, they are talking about further arming Ukraine, not realizing that this will damage Ukraine far more than it will damage Russia. ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे बुरा भी लगता है यूक्रेनियंस के लिए, ये यूक्रेनियंस के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। यूक्रेनियंस अपनी कंट्री डिफेंड कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। अमेरिका को अगर इतना फिक्र है यूक्रेन की, जर्मनी को इतनी फिक्र है, फ्रांस को इतनी फिक्र है, तो यूक्रेन में अपने ट्रूप्स भेजिए ना। नेटो क्यों नहीं एक्टिव हो रहा, मैं ये जानना चाहता हूं। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्टिव क्यों नहीं हो रहा? नेटो के पास तो ट्रूप्स हैं, हजारों लाखों की तादाद में ट्रूप्स हैं, भेजो यूक्रेन में, बोलो रशिया से लड़ो ना। क्योंकि ये भी चाहते हैं कि लड़ाई यूक्रेन से बाहर ना फैले, हमारे बंदे ना मर जाए यार, हमारे घरों में लाशें ना आए, यूक्रेनियंस को मरने दो। तो ये ड्रामा वहां से चल रहा है। रशिया मान नहीं रहा, न्यूक्लियर ट्रीटी से वो विड्रॉ कर गया, तो दुनिया भर के ड्रामे चल रहे हैं। मुझे लग रहा है 2023 में मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये खत्म होगा ना, तब तक बहुतों की जान लेकर जाएगा और अरबों खरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। 2-3 दिन के बाद पहली एनिवर्सरी है, ये आई थिंक 24 तारीख को शुरू हुआ था, आई थिंक 24 तारीख को शुरू हुआ था ये पिछले साल, और 24 वापस आ रही है, तो आप देख लीजिए। ग्लोबल टाइम्स, चाइना बीच में कूद गया। चाइना कहता है कि BBC रोज शोज इंडिया कैनॉट ट्रस्ट द वेस्ट।
ये जो बीबीसी वाला मामला है, जो मोदी जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, चीन इसके बीच में कूद गया है। ग्लोबल टाइम्स जो है चाइना का सबसे बड़ा अंग्रेजी का अखबार है और माउथ पीस है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, क्योंकि चाइना में देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री विल। द चाइनीज पीपल, गुड पीपल, आई हैव सम फ्रेंड्स अमंग्स द चाइनीज whom I can say that they are my friends, lovely people, very hospitable, but there is nothing called free will in China. They don't have their own personal opinion. Yes. Everything is controlled. ग्लोबल टाइम्स भी वैसे ही माउथ पीस है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि as the BBC has also actively interfered in the country's internal affairs to push goals which were likewise ideological and geopolitical, with the broadcaster also taking a self-righteous position in response to criticism. The BBC can't be trusted and India's authorities are correct to label it as colonial propaganda. Acha. In the days of reform and opening up, in particular from the 80s to the early 2000s, तो कहते हैं कि West once had a similar attitude. ये पूरी रिपोर्ट है। Or though India is not a communist state, the Western public opinion of India is closer to that of China in these earlier eras. As a country that has been poorer, India is not viewed in threatening terms, but seen as on a journey to become like the West and therefore needs the West leadership and guidance. ये ग्लोबल टाइम्स ने एक बोला है कि वेस्ट ऐसा सोचता है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि यार देखो, ग्लोबल टाइम्स, you are as big an enemy of India as the BBC. I don't say BBC is an enemy, वो प्रोपेगेंडा बीच में करता रहता है, बट ग्लोबल टाइम्स डेफिनेटली यूर एन एनिमी। तो हमें मत सिखाओ यार कि बीबीसी के साथ कैसे डील करना है, ठीक है? हमें मत सिखाओ। एक प्रॉब्लम हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीबीसी के बीच में और तुम कूद पड़े गिद्ध की तरह फायदा उठाने के लिए। हम संभाल लेंगे बीबीसी को बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा बैठे हैं, पापा संभाल लेंगे, राइट? प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम ग्लोबल टाइम्स की है कि ग्लोबल टाइम्स का खुद का किरदार देखिए, चाइना का किरदार देखिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने गलवान में आके झड़प करी थी, यही लोग हैं जो तवांग में आए थे, यही लोग हैं जो और जगह आए थे। दौलत बेग ओल्डी के सामने आंखें दिखा रहे हैं, कभी ट्राई जंक्शन में आंखें दिखा रहे हैं, कभी अपने पेंगोंग सो लेक के आसपास जो फिंगर्स वाला एरिया है वहां पे पेट्रोलिंग पॉइंट्स के ऊपर, अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल। बीबीसी ने क्या करा? एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, टाइट कर दिया बीबीसी को। कर देंगे आगे, और भी टाइट कर देंगे बीबीसी को। बैन करना होगा बैन भी कर देंगे। पहली बार नहीं हो रहा, कांग्रेस टाइम पे भी एक बार बैन हो चुकी है बीबीसी, और हमने तो अभी बैन नहीं करा, बट देयर इज अ प्रेसिडेंस ऑफ आस्किंग बीबीसी टू गेट आउट। वी कैन आस्क देम टू गेट आउट अगेन, देयर इज नो प्रॉब्लम। भारत कौन मना करने वाला है? लेकिन बॉस, आप ग्लोबल टाइम्स, भगवान के लिए आप तो ज्ञान मत दो यार। चाइना करंटली इज द बिगेस्ट वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स आफ्टर नॉर्थ कोरिया इन द वर्ल्ड। आई मीन, पाकिस्तान जो तो करता है, पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत अच्छे सेंटा क्लॉज टाइप के लगते हैं इन फ्रंट ऑफ चाइना। तो चाइना, आप तो मत ही ज्ञान दो हमें, हम बीबीसी मैनेज कर लेंगे बॉस, आपकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी, एक और खबर है, ये लेवीज एक पाकिस्तान की फोर्स है, उनको मस्तुंग, वो एक चेक पॉइंट पे खड़े थे, वहां पे मस्तुंग में, बलोचिस्तान में, वहां पे लोग आए, उनको ठोक दिया। तो ये सब कार्रवाई चलती है, ये वहां पे चल रहा है मामला। रोज के रोज कुछ ना कुछ अटैक होता है, कभी कराची में, कभी इधर पेशावर में, मस्जिद में। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब पाकिस्तान में ये लोग खून की होली नहीं खेलते। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, कंडेमेबल, बट फिर से 2 लेवीज वालों को मार दिया। और तो दोस्तों, दिन की आखिरी खबर है कि हजारों ट्रक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे रुके हुए हैं। आज सब्जियां सड़ रही हैं, गेहूं सड़ रहा है, चावल सड़ रहे हैं। क्यों? और जो भी इन दोनों के बीच में ट्रेड होती है मुझे नहीं पता, क्योंकि तालिबान ने वो रास्ते बंद कर दिए। हमने कल के वीडियो में आपको बताया था 6,000 ट्रक्स आर स्टक, और अभी तक इन दोनों के बीच में फायरिंग हो गई है। एक जियाउल हक सरहदी हैं, उनका बयान है कि द क्लोजर ऑफ द बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन पाकिस्तान and Afghanistan has been causing losses to traders of the two countries. There are long queues of heavy trucks stranded on both sides of the border. टोटल 6,000 ट्रक हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ऐसे फंसे हुए हैं, और इसमें दिक्कत है, राइट? अफगानिस्तान ने बंद कर दिया। अच्छा, मैं एक आखिरी चीज मैं पाकिस्तानियों को ये कहना चाहता हूं, यार देखो, पाकिस्तानियों ने ये कोशिश करी कि भारत को ना अफगानिस्तान से दूर रखो। इनका दिमाग है, वो जर्नल चलाते हैं इनका मुल्क, खुद तो पैदल है यहाँ के पॉलिटिशियंस, दिमाग तो उनको तो आता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो इनके जर्नल चलाते हैं मुल्क। जर्नल ने बोला नहीं है और भारत बड़ी साजिश करेगा। अगर ये सिर्फ भारत को, ठीक है, अपनी सड़क इस्तेमाल करने के लिए बोलते कि मैं पैसे दो, भारत को ये बोलते कि हर एक जो ट्रक जाएगा ना, हर एक ट्रक जो अफगानिस्तान जाएगा आपका, उसके हम $500, $1,000, जो भी एक तय हो जाता वो करते। भारत के रोज
हजारों दर हजारों ट्रक्स और ट्रेन्स जाती और पाकिस्तान इतना फॉरेन एक्सचेंज कमाता और चेक करते, जाहिर सी बात है कि हम भेज कर रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं कि हम गेहूं भेज रहे हैं, सब्जियां भेज रहे हैं, कि हम हथियार भेज रहे हैं, बम पटाखे भेज रहे हैं। दैट यू कैन चेक। वो तो आपके मुल्क से जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आप चेक करेंगे। इनको इतनी सहूलियत मिलती, इतना पैसा मिलता कि जो अभी भीख मांग रहे हैं ना ये 10-10 रुपए के लिए, हर ट्रैफिक की लाल बत्ती के नीचे कटोरा लेके घूम रहे हैं, गाड़ी की खिड़कियों पे ठक ठक कर रहे हैं, बाबा 10 रुपए दे दे, सवेरे से खाना नहीं खाया। ये इनके साथ नहीं होता। इंडिया ने चाबार पोर्ट बना लिया। अब इंडिया कहता है हमें जाना ही नहीं पाकिस्तान। यहाँ पे भी जिद्दी लोग हैं, उन्होंने वो जाना ही नहीं हमें पाकिस्तान से जाना ही नहीं, हम अफगानिस्तान वैसे ही पहुंच जाएंगे। इंडिया की ईरान से दोस्ती है, वहां पे चाबार पोर्ट बनाया, $2-3 अरब जितने भी डालने थे मुझे नहीं पता, वहां पे एक रेलवे लाइन बनाई और अब हमारा सामान पहुंच रहा है। नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप गूगल पे देखिए नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है। रशिया से, ईस्टर्न यूरोप से, ईरान से बंबई, यानी टचिंग ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में टचिंग ईस्टर्न यूरोप, रशिया टू ईरान टू मुंबई, इन्होंने ऐसे करके एक रूट बना ली। अभी कह रहे हैं हमें अफगानिस्तान जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली रशिया ठोक रहे हैं वहां। अब बताओ, हो गया जरील, आ गया स्वाद। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना कोई पाकिस्तानियों से सीखे। इनको मौका था, इनको कोई ट्रेड भी नहीं करनी थी इंडिया से, इनको कुछ नहीं करना था इंडिया से, उनको सिर्फ ये बोलना था कि ठीक है पाकिस्तानी कस्टम अथॉरिटीज या पाकिस्तानी फौज की निगरानी में भारत के ट्रक्स अफगानिस्तान जाएंगे, जैसे टोल टैक्स पे होता है। अब इन्होंने भारत को ब्लॉक कर दिया। कई साल तक भारत को प्रॉब्लम रही, अब भारत ने और सस्ता रास्ता ढूंढ लिया है। नो वी हैव अ चीपर रूट। अब भारत को जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी खो दी, ये चाइना के पीछे ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, और चाइना इस भाग गए। तो खैर मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि यार जो बीज बोगे वही फल निकलेगा। बबूल का बीज बोगे तो आम और सेब तो उगेंगे नहीं, उसमें बबूल ही उगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आज का यहीं पे खत्म होता है और अब हम आते हैं अपने मशहूर राउंड क्वेश्चन और आंसर्स पे। ओके दोस्तों पहला सवाल है अक्षय जनकार जी का। जैन मेजर सर, जैन अक्षय जी। And I want to ask a question. Is the visit of POTUS wasn't a bad move? What if Russia had attacked Kyiv while the POTUS was present and there the visit was very secret? Probably it would have led to World War III. अक्षय जी ऐसा है कि जब जो बाइडेन गए, विजिट सीक्रेट थी, दुनिया से सीक्रेट थी, लेकिन रशियंस को अमेरिकन ने बता दिया था थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। रशियंस ने यह भी बोला था कि वी कांट टेक एब्सोल्यूट गारंटी। वो भी थोड़ा सा धमका रहे होंगे अमेरिकन को। रशियंस को पता था, अमेरिकन ने ही रशियंस को बताया था कि बॉस हमारे प्रेसिडेंट यहां पे आ रहे हैं, बताना जरूरी है उनको, क्योंकि वहां पे लड़ाई चल रही है। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो बाइडेन वहां पे मीटिंग कर रहा हो, चाय वाय पी रहा हो जेलेंस्की के साथ वहां पे, और रशियंस को आपने बताया नहीं, या रशियंस को आपने नहीं बताया लेकिन रशियंस को पता लग गया। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, होता है ना ऐसा, रशियंस को पता लग गया लेकिन आपने बताया नहीं, आपको लगा सीक्रेट है लेकिन उनको पता लग गया। उन्होंने एक मिसाइल मारी, उन्होंने बोला साहब अंदर तो बाइडेन बैठा था, उप्स सॉरी यार, तो तुम्हें बताना चाहिए था, हमें क्या पता बाइडेन बैठा है, हमें तो लगा खाली मकान है, हमने ठोक दिया। तो ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दिस। यूएस प्रेसिडेंट इज एट टॉप ऑफ द फूड चेन। नो लीडर इन द वर्ल्ड हैज द काइंड ऑफ पावर, द मिलिट्री पावर, द इकोनॉमिक पावर लाइक द यूएस प्रेसिडेंट। और ऐसा हो नहीं सकता। ये बात बिल्कुल गलत है कि रशियंस को पता लगता तो रशियंस मार देते हैं। सब रशियंस को पता था और यूएस ने ही बताया था कि बॉस थोड़ा सा ध्यान से, जो बाइडेन आ रहा है वहां पे, थोड़ा सा रुक के एक्सीलेटर पे पैर कम रखना, है ना। अच्छा, जय पलाव जी का सवाल है। जैन सर, बिग फैन ऑफ योर। जय हिंद जय जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। I have one question. Why isn't the East not taking action against the West for funding more money and weapons to Ukraine and pushing it towards war? जय भाई, ईस्ट कौन है यहां पे? कौन सा ईस्ट एक्शन लेगा? कौन सा ईस्ट? ये ईस्ट वर्सेस वेस्ट की तो लड़ाई है ही नहीं। यहां पे ईस्ट में कौन है? ईस्ट में इंडिया है। आप ईस्ट में आपका जापान है, ईस्ट में आपका चाइना है, ईस्ट में इंडोनेशिया, मलेशिया, और कौन है ईस्ट में? जो ईस्ट वाले देश हैं, आपको लग रहा है ये वेस्ट से लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? ये तो कहते हैं हमारी लड़ाई है ही नहीं है। इंडिया न्यूट्रल क्यों है? इंडिया कहता है हमारी लड़ाई नहीं है। लोगों ने बोला आप रशिया का साथ दीजिए या फिर आप किसी और का साथ दीजिए। इंडिया ने बोला नो, हम चाहते हैं जंग रुके। तो रादर देन टेकिंग साइड्स कि ईस्ट वर्सेस वेस्ट, वी शुड होप एंड वर्क टुवर्ड्स स्टॉपिंग दिस वॉर। इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ यूक्रेन और रशिया की हालत खराब नहीं हो रही, पूरी दुनिया का बैंड बज रहा है यार। एनर्जी प्राइसेस आर गोइंग थ्रू द रूफ।
हमारे घरों में इससे दिक्कत हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, अगर और ये जंग चली तो हमारे घरों में दिक्कत हो जाएगी इसकी वजह से। और हज़ारों किलोमीटर दूर एक जंग चल रही है, उसका भारत की मिडिल क्लास फैमिली से क्या संबंध है ये पता लग जाएगा कुछ दिनों के बाद, अगर ये नहीं रोकी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना भी हमसे बन बैठता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि यार ये लड़ाई खत्म हो, धीरे 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 इसको वो करा जाए। और कहीं ना कहीं आप रशिया को प्रोवोक करेंगे ना, तो रशिया प्रोवोक होगा, और रशिया को प्रोवोक करेंगे फिर रशिया और आगे बढ़ेगा, फिर ये जंग खत्म नहीं होगी। जिनको भी ये गलत फहमी है वेस्ट में कि आप रशिया को डिफीट कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट ईजी। ये इतना बच्चों का खेल नहीं है, राइट? तो ये जंग चलती रहेगी, सबके हित में यही है कि जंग जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा इसको, ठीक है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यस, तो गाइस वीडियो हो चुकी है ख़त्म, और इसमें मेजर गौरव आर्या जी ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हमें। सबसे पहले तो न्यूज़ जो उन्होंने बताई है वो है पाकिस्तान जूइश। वो पाकिस्तान जो हमेशा दूसरों से मतलब कहता रहता है कि हम जूइश को रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। जैसे अगर आप पाकिस्तान का पासपोर्ट देखते हो तो उस पर लिखा है कि आप कहीं पे भी जा सकते हो लेकिन जूश कंट्री में नहीं जा सकते, या फिर जो पाकिस्तानी हैं उनके मन के अंदर, उनके जहनो दिमाग में क्या जो जूश लोगों के लिए नफ़रत है, तो वो उनके पासपोर्ट पे साफ साफ दिखती है। लेकिन वही बात है कि जब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, तो वो ये नहीं देखते, है ना। जब जब मतलब बंदा भूखे पेट होता है तब वो जिहाद के बारे में नहीं सोचता, वो सोचता है कि यार मेरे को मतलब कहीं से मतलब इनको डॉलर मिल जाए, इनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, डॉलर से, और कहीं से भी मिल जाए इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप केयरफुली देखो तो पाकिस्तान के जैसे ज़्यादातर लोग हैं, ठीक है, तो उन्हें वो ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो इंडिया के लोगों के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि यूट्यूब उन्हें डॉलर पेमेंट करता है, ठीक है। तो वो ये नहीं देखते कि ये हिंदू हैं, ये काफिर हैं, ये तब नहीं देखते। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, वो है पैसों से। तो जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है ये आसमानी कौम। और दूसरी जो न्यूज़ थी वो थी अमित शाह जी ने असम फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वो जो ख़त्म करने वाले हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो जो स्टेटहुड है ना, स्टेटहुड में एक नॉर्मलाइजेशन आ जाएगी। मीन्स टू से जैसे इंडिया के बाकी स्टेट हैं, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, गुजरात है, तो इसमें मतलब कि जैसे मतलब कि किसी फोर्सेस को अगर स्पेशल पावर दी गई है तो उससे थोड़ा सा एक दबदबा बना रहता है, तो वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, है ना। तो मतलब स्टेट में एक तरह की नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी, तो ये भी मतलब एक अच्छी खबर है। और तीसरी जो उन्होंने बताई है, सच एक बात रह गई, वो शोएब अख्तर वाली। वो जो शोएब अख्तर ने कहा कि उसको इंग्लिश सीखनी है, तो मतलब इंग्लिश इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी देखोगे तो वो वर्ल्ड स्टेज पे भी हिंदी बोलते हैं, तो मतलब इतना नहीं है अभी कोई इंग्लिश, मतलब ऐसी नहीं है कि जी अगर आपको नहीं आती तो मतलब आपकी जान निकल जाएगी या आपकी रेपुटेशन कम हो जाएगी। अगर आपको मतलब इंग्लिश नहीं आती तो, लेकिन आप अगर काम अच्छा करें देन यू विल गेट रिकग्नाइज्ड। अगर आप जापान देखो, जापानीज़ टेक्नोलॉजी देखो, तो उन्हें इंग्लिश इतनी नहीं आती, लेकिन जैसे जापान के कुछ एनिमे हैं जैसे ड्रैगन बॉल जी, राइट, तो और बाद में कौन होता है, नारुतो आता है, और बहुत सारे और भी एनिमे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश आती तभी आप ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ सकते हो। तो इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरह, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शोएब अख्तर जी को ये कहना चाहिए था कि बाबर आजम, यस नाम भूल गया था, बाबर आजम को मतलब अपनी बैटिंग और भी ज़्यादा इम्प्रूव करनी चाहिए। वैसे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, और भी ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं। दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। हो भी सकती है लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और तीसरी जो उन्होंने बताई थी रशियन न्यूक्लियर ट्रीटी, तो ये जो मतलब रशियन न्यूक्लियर टेक ट्रीटी है ये मतलब बायलैटरल थी, और अगर उनको नहीं मतलब इसमें फ़ायदा आया तो उन्होंने ख़त्म कर दी। इसमें कोई मतलब इतनी बड़ी बात तो नहीं है। और एक एक और न्यूज़ थी ग्लोबल टाइम्स चाइना बीबीसी। तो देखिए पता क्या है, बीबीसी के ऊपर तो चलो हम बैन लगा देंगे, या फिर बीबीसी की अगर आप खुद देखो तो जो वहाँ की जो यूके की जो पार्लियामेंट है,
ऋषि सुनक की जो सरकार है उसने तो खुद उसमें कंडेम किया, तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये ग्लोबल टाइम्स है, ये है मतलब माउथ पीस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है, तो ये मतलब वो कर रहे हैं कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा नहीं ले जाता, तो ये उसको उस तरह से यूज़ करना चाहता है। लेकिन थैंक यू भाई, हमें ज़रूरत नहीं है, अब अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें ज़रूरत नहीं है। और और अगली खबर जो थी वो थी पाकिस्तान आर्मी को मस्टैंग में ठोक रहे हैं, तो वही भाई बात तक क्या है, तुमने मतलब यही तो किया था शुरू से, ये तुम्हारे ही तो मतलब आस्तीन के सांप है जो पाले हुए हैं, और अगर आज तुम्हें डस रहे हैं तो तुम मतलब रो रहे हो। या तो एक काम करो यार, या तो फिर मान लो, हार मान लो, या फिर ठोक दो, एक ही बात बनेगी। और तुम्हें पता करना क्या पड़ेगा आखिर में। और जो एक और ख़बर थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो ट्रक हैं 6,000 के करीब ट्रक, वो उन्होंने मतलब रोके हुए हैं। तो इसका तो मेन रीज़न यही हो सकता है कि वहाँ पाकिस्तान के पास पैसे हैं नहीं, और अफ़गानिस्तान कहता है कि भाई अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप हमें या तो डॉलर में करो या किसी और करेंसी में करो। और पाकिस्तान के पास डॉलर वैसे ही नहीं है, पाकिस्तान कहता है हम लोकल करेंसी देंगे, हम वो कहते हैं हम लेंगे नहीं। तो भाई पैसा हो तो फिर ले जाओ। और जो मुजर गौरवारे जी ने बात कही थी कि अगर इंडिया से एक ट्रक जाता और ये उसका $50 या फिर $100 भी चार्ज करते, तो वो पाकिस्तान आज कितना पैसा कमा चुका होता। तो मैं मेजर गौरवारे जी को यही कहूँगा भी इनके पास अकल तो है नहीं, अकल होगी तभी तो बिजनेस करेंगे ना। बिजनेस बिजनेस में आप कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं ले सकते, ये तो कॉमन सेंस है। लेकिन इनको दुश्मनी निभानी है, वही 1947, 1965, 1971, 1999 की जो जंग है, वो उसको मतलब इनको अपने जहनों में रखना है, तो भाई वो कैसे बुला देंगे, तो ये तो नहीं हो सकता ना। और पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट होके ही रहेगा, इस बात में कोई शक है नहीं, इसका होने वाला कुछ है नहीं। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, मिलूँगा आपसे मैं अगली बार और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।